नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम जागो नागरिक जागो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं जानी मानी कानून विशेषज्ञ आकांक्षा सिंह। मैम, आपका प्रोग्राम में बहुत स्वागत है और सबसे पहले आप कैसी हैं? मैम, आपका प्रोग्राम में बहुत स्वागत है और सबसे पहले आप कैसी हैं? बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हो? एकदम बहुत ही बढ़िया। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। चूंकि ऑनलाइन का जमाना है, तकनीक का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है और ऐसे में ऑनलाइन फ्रॉड भी खूब देखने को मिलता है और कई लोग इसमें लगातार शिकार होते हैं। इनकी शिकायतें भी जी। आती है, समाधान की भी कोशिश की जा रही है। तो पहला सवाल यही है कि ऑनलाइन फ्रॉड कितने प्रकार का जो होता है? जैसे आए इंडियंस को हम लोग कहते हैं कि हमारी हम्म। इंजेन्युइटी के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। हम सबसे ज्यादा हम्म। जुगाड़ू लोग हैं। तो ऑनलाइन स्कैम्स में जितना आपको वैरायटी इंडिया में मिलेगी वो आपको मुश्किल है कहीं और। स्कैम्स हो सकते हैं या तो एक दिन आपको फोन आता है आपके बैंक से कि हम्म। आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। आप एक हम्म। ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को हमारे साथ शेयर करिए, या फिर आप कहेंगे कि आपके नाम पे क्रेडिट कार्ड निकला हुआ है, आपको ओटीपी शेयर करें। या फिर कई बार होता है कि लोगों को जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे होते हैं उनके सीईओ की तरफ से व्हाट्सएप मैसेज आता है कि मेरे को तुम्हारा नंबर, मेरे पास मेरे कॉन्टैक्ट ब्लॉक हो गए हैं, खाली तुम पैसे दे सकते हो। हम्म। सो बेसिकली दो तरह के स्कैम्स होते हैं, एक ऑथराइज स्कैम्स और अनऑथराइज स्कैम्स। सो ऑथराइज स्कैम्स होता है जबकि वो आपसे डायरेक्टली आपको किसी एवज में आपसे पैसे ट्रांसफर करवाए जाए। हम्म। ये कह के कि ऐसे आप यहाँ पे पैसे ट्रांसफर कर देंगे तो आपके घर पे मोबाइल टावर लग जाएगा, आपका हम्म। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन ब्लॉक्ड है, आप ये इतना हमें पैसा दें। तो वो ऑथराइज स्कैम कहते हैं कि हमने अपनी तरफ से पैसे ट्रांसफर किए। दूसरा हम्म। होता है अनऑथराइज स्कैम, यानी कि मेरा सिम स्वैप हो गया है, मेरे सिम को किसी ने डुप्लीकेट करा लिया है, मेरे अकाउंट को टेक ओवर कर लिया है क्योंकि मेरे को एक ईमेल आया जिसके अंदर एक लिंक था। मेरे को मैसेज आया किसी ने कि मेरे हम्म। नाम पे कोई 1000 USD छोड़ के गया है और मेरे को उसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा। सो ये दो तरह के मेन अकाउंट स्कैम माने जाएंगे कि एक आपको चकमा दे के वो पैसे ट्रांसफर करवाएं, दूसरा कि वो खुद आपके अकाउंट को टेक ओवर करके उसमें से अपने हिसाब हम्म। से पैसे निकाल सकते हैं। मैम, इसी में एक और सवाल है क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड की हम लोग बात कर रहे हैं तो न्यूडिटी जिस तरीके से होता है कि न्यूड वीडियो कॉल या आपके न्यूड फोटोज को कहीं और से चिपकाया जाता है, फिर उसके नाम पे ठगी की जाती है। तो इस तरह के मामले को हम कैसे देखेंगे? तो ये भी स्कैम के में ही आता है, या आप हम्म। इसको ऑथराइज स्कैम में टू एन एक्सटेंड माना जा सकता है, हम्म। या फिर ये ब्लैकमेल भी आ सकता है अंडर द आईपीसी जो हमारा प्रोविजन है। हम्म। क्योंकि बेसिकली जो अपन हमने ये काफी सुनने में आया है, आई थिंक किसी जिंद में ये हुआ था एक केस, एक दो जगह और हुआ था कि कॉल आता है, वीडियो कॉल अननोन हम्म। नंबर से, आप उठाओ तो दूसरी तरफ पे एक हाफ न्यूड, अगर आदमी उठाता है तो औरत होती है उस तरफ, नहीं तो हम्म। औरत होती है तो आदमी होता है। और अगर आपने उसको या तो प्रोत्साहन किया किसी तरीके से, आपने उसके बारे में हम्म। कुछ कहा, तो वो उसका वीडियो बना के आपको, वो भी चाहेंगे कि आप अपने कपड़े उतारिए ताकि वो उसको फिर वीडियो बना के आपको ब्लैकमेल करते हैं कि आपके घर वालों को भेज देंगे, आपके काम वालों को भेज देंगे, आपके सारे शहर में फैला देंगे ताकि आप बदनाम हो सके। तो हम्म। इसको करने के लिए फिर वो कहते हैं कि अगर आपको ये नहीं करना है तो आप इतने पैसे हमारे अकाउंट में भिजवाइए। हम्म। कभी 50,000 मांगे गए हैं। एक केस जो सुनने में आया था उसमें करीब 1.5 लाख रुपए मांगे गए थे। उस पीड़ित ने 3 या 4 इंस्टॉलमेंट में ये पैसे दिए आगे, पर उसने फिर ऑल्सो उसको साइबर क्राइम कंप्लेन किया, तो इसकी वजह से उसको करीब 1,60,000 में से 1,30,000 बच गए उसके, क्योंकि वो हम्म। ब्लॉक कर दिया गया ट्रांजैक्शन। पर फिर भी करीब 20,000 उसकी जेब से गए इसमें। तो ये भी एक उन वेरिड स्कैम में से एक है। बिल्कुल मैम। अगर इन तरीकों में आप अगर शिकार होते हैं, इस तरह के स्कैम का शिकार होते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? इसकी शिकायत कहाँ दर्ज करानी चाहिए? तो ब्रॉडली पहली तो अगर ये डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का स्कैम है। हम्म। अगर आप बैठे हो घर पे, जैसे ये मेरे साथ एक्चुअली में हुआ था, रात को करीब 12:30 बजे मैं बाई चांस जगी हुई थी और मेरे को मैसेज आया कि एप्पल टीवी में आपके 500 रुपए डेबिट कर लिए गए। 5 मिनट बाद दोबारा मैसेज आता है कि 500 रुपए दोबारा गए, 500 रुपए। और जिसने में मेरे को रियलाइज हुआ, मैंने पहली चीज अपना अपना डेबिट कार्ड, मेरे को रियलाइज हुआ मैंने एक एटीएम पे यूज किया था उससे पहले, एक नए एटीएम पे रास्ते में आते हुए। तब हम्म। मैंने सबसे पहले अपना डेबिट कार्ड कैंसिल किया और फिर उसके बाद एक साइबर कंप्लेन कराई
हम्म। 1903 पे वो नंबर, नो 1930 सॉरी, उस पे हम्म। अपनी कंप्लेन करानी चाहिए। तो बेसिकली अगर आपको लग रहा है कि आपके अकाउंट में इमीडिएटली पैसे निकले जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना अकाउंट डिसेबल कराइए और इसकी शिकायत जल्दी से जल्दी 1930 पे की जाए। वो हमारा साइबर क्राइम से डिटेक्ट करने के लिए स्पेशली 2020 जनवरी में होम मिनिस्ट्री ने सेटअप किया है। हम्म। तो ये इनका स्पेसिफिक काम यही है कि आपका जो भी फ्रॉड है, इसमें तो वो लोग डायरेक्टली आपके बैंक से लाइज करते हैं। आपको अपना ऑब्वियसली डिटेल बताने पड़ेंगे कि ये मेरे साथ हुआ है, ये आपको अपनी पूरी सिचुएशन समझानी पड़ेगी। अगर हम्म। कोई मैसेज है जैसे आपके पास आया है या फिर कोई ईमेल आई थी जिसकी पे आपने क्लिक किया है, तो वो ईमेल उनको दिखानी पड़ेगी। अगर आपको कोई वीडियो कॉल आया था, तो उसका डिटेल्स बताना पड़ेगा। अगर आपने अपनी तरफ से कुछ अकाउंट इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, तो वो बताना पड़ेगा। नहीं तो आपके साथ आपको बेसिकली कहाँ से लगता है कि आपके साथ ये धोखाधड़ी का मामला हो रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप दोगे, तो उसके हिसाब से वो लोग एक्ट करेंगे। अगर आपके बैंक हम्म। अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, तो वो बैंक से लिएज करेंगे। आपका वो ट्रांसफर रुकवाने की कोशिश जितनी हो सके उनसे वो करेंगे। इसमें थोड़ी सक्सेस देखी गई है। पिछले आई थिंक एग्जैक्टली फिगर्स पे थोड़ा कंसर्न है, बट एनीवेयर बिटवीन 70 करोड़ टू 100 करोड़ फ्रॉम द लास्ट 2 इयर्स में इन लोगों ने बचाए हैं साइबर फ्रॉड करके। जो तो अगर आप सोचो इतना रिकॉर्डेड अमाउंट है जो कि रिकवर किया गया है, तो एक्चुअली में स्केल क्या होगा इस सिचुएशन का, राइट? मैम, बड़ा सवाल ये है कि जो साइबर थाना है वो हर जगह अभी नहीं है, छोटे शहरों में फिलहाल नहीं है, या कई जगह साइबर थाने थोड़े दूर भी रहते हैं, नॉर्मल जो थाने हैं वो पास में रहते हैं। तो क्या जो इसके शिकार हुए हैं वो नॉर्मल थाने में जा सकते हैं? और सबूत के लिए जो पुलिस अगर सबूत मांगती है तो क्या चीज़ उनके सामने पेश करना चाहिए? तो नॉर्मल थाने पे आप जा सकते हैं, पर जैसे हमने कहा ये हेल्पलाइन हम्म। 1930, इस हम्म। हेल्पलाइन पे आप कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। तो इसको तो आप पहले एक्सेस करें। हम्म। सबूत के तौर पे जैसे हम मैंने अभी पहले बोला, आपके पास उससे रिलेटेड जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन हो, जैसे अगर आपने मैसेज पे क्लिक किया है, ईमेल के लिंक पे क्लिक किया है, या फिर आपने किसी को पैसे ट्रांसफर किए हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको बतानी पड़ेगी। वो और उन सब से और उसके जो हम कहते हैं सब्सटैंटिव एविडेंस, जो उससे अगर आप कहते हो मेरे पास एक ईमेल आया था, मैंने उस पे क्लिक किया और अब मेरा अकाउंट मेरे से लॉगिन नहीं हो रहा है, तो आप वो ईमेल डिलीट मत करिए, बिकॉज़ उस हम्म। ईमेल में इंफॉर्मेशन होगी, तो उसको आप रखें। अगर सपोज़ आपको कभी वीडियो कॉल आया था, तो वो नंबर आपको रखना होगा कि वो कौन-सा नंबर था, किस टाइम पे फ़ोन हम्म। आया था, वो सारी इंफॉर्मेशन हालाँकि निकाली जा सकती है, पर अपनी तरफ से हमें बिकॉज़ हमें अपनी तरफ से सब कुछ करना चाहिए टू हेल्प आउट विद दिस एंटिटी। क्योंकि कई बार हमने देखा है, मेरे अगेन बहुत क्लोज एक फ्रेंड जो कि खुद वकील हैं, वो एक जानी-मानी वकील हैं, उनके साथ हम्म। हुआ था। उनके घर में एक डेथ हो गई थी, तो नए शहर में वो लोग थोड़े सक पकाए हुए थे, डरे हुए थे। तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने गूगल किया कि क्रेमेटोरियम कौन से हैं पास में हम्म। जिसमें जा सकें। उसका नंबर मिला, वहाँ पे फ़ोन किया, तो उस तरफ जो रिसेप्शनिस्ट जिससे उन्होंने बात की, वो बहुत जेंटलमैन आदमी था। उसने बहुत अच्छे से उनको एक्सप्लेन किया कि आप चिंता मत करिए, हम सब देख लेंगे, और ये मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, इस पे आप पेमेंट कर दीजिए। इन्होंने अपने उस वक़्त तो क्या ही सोचा, उन्होंने पेमेंट कर दिया। थोड़ी देर बाद दोबारा फ़ोन आया कि आपका पेमेंट मिला नहीं है, हमें प्रोसेस चालू करनी है, आप पेमेंट कर दीजिए, अगर पहले आ गया होगा हम्म। तो हम रिफंड कर देंगे। उन्होंने दोबारा पेमेंट कर दिया। ऐसे करके 2-3 बार करने के बाद उन्हें लगा कि कुछ प्रॉब्लम है, तो जब दोबारा उन्होंने फ़ोन किया तो देखा वो नंबर बंद हो गया था। फिर पता हम्म। चला कि वो वेबसाइट ही बिल्कुल गलत है, वो वेबसाइट ही निकाल दी गई। तो किसी ने एक फर्ज़ी वेबसाइट बना के उस क्रेमेटोरियम का डिटेल डाल के, जो कि एक्चुअली में है एक जगह पर, उसकी फेक वेबसाइट। हम्म। तो इस तरह के कोई भी तरह का स्कैम हो सकता है। इसके लिए हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा कि हम ऑनलाइन जब अपना कभी मनी शेयर करें या फिर पैसा ट्रांसफर करें या फिर कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, यानी हमारा अकाउंट का यूजर आईडी, हम्म। पासवर्ड, उसको बहुत ध्यान से हमें देखना चाहिए कि किसको दे रहे हैं हम। मैम, जो न्यूड वीडियो कॉल का जो शिकार लोग होते हैं और उनके सामने बड़ा सवाल यही होता है कि यार 10-20 हज़ार या 50 हज़ार अगर कोई ब्लैकमेल करके मांग रहा है दे दो, लेकिन लोगों के बीच अगर ये मामले जाएंगे तो मेरी बदनामी होगी। तो इसलिए शिकायत बहुत कम लोग करते हैं, पुलिस के सामने भी कम जाते हैं। ऐसे में
अगर इस तरह से लोग शिकार हुए हैं और वो पुलिस में अपनी शिकायत करते हैं तो क्या उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी? जी हाँ, प्रोविज़न तो यही कहता है कि अगर आप हुँ, शिकायत करते हैं तो आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, आपका नाम सब डिस्क्लोज़ नहीं होगा। या वाला केसेज़ में भी देखते हैं, जैसे हम कोई जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हुँ, होते हैं, तो उसमें आपको विक्टिम का नाम नहीं बताते। सिमिलरली पर प्रैक्टिकली अगर आपने देखा हो कि कई स्पेशली छोटे शहरों में ये हुँ, शर्म ज़्यादा रहती है, क्योंकि चांसेस हैं कि अगर जो आप पुलिस स्टेशन है, आप उसको जानते हो, वहाँ पे जो पुलिस अगर वहाँ पे आपका एसएचओ है, शायद हुँ, वो आपका जान-पहचान वाला हो या फिर वो आपके घर वालों को जानता हो। तो ये बात कि ये कुछ एक को पता चली तो ये बात फैल ही सकती है। इस शर्म की वजह से ये स्कैम बहुत होते हैं और ये आप ज़्यादा टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में ये स्कैम देखा जाता है, हुँ, इसका प्रेवलेंस, क्योंकि और अमाउंट भी वो लोग कम ही माँगते हैं, इतना नहीं कि आदमी के पास कोई चारा ना बचे, पुलिस के हुँ, पास जाना ही पड़े। तो यही उस स्कैम को ज़्यादा प्रोत्साहन देता है कि एक शर्म लगी हुई है, इसके पीछे लोग जाएँगे नहीं पुलिस के पास। पर हुँ, जैसे अभी जब ये हमारा I4C सेटअप हुआ है फॉर क्रिमिनल फॉर द साइबर क्राइम, हुँ, तब हमारे होम मिनिस्टर ने कहा है कि भले ही स्कैम आपका ₹25 का हो, आप उसको आके प्लीज़ रिपोर्ट करिए, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट करेंगे तब हमें भी समझ में आएगा कि किस तरह के स्कैम होते हैं। हुँ, क्योंकि बहुत तरह के स्कैम हैं और जब हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी, हम तभी उनसे एक डील करने का एक लूप होल्स को क्लोज़ कर पाएँगे, तभी हम समझ पाएँगे कि इनको कैसे काबू में लिया जाए। तो अभी आज की डेट में तो हमारे पास नंबर्स भी नहीं है, क्योंकि हमारा स्टैटिस्टिक्स जो है बाकी क्राइम को तो फिर भी आप पता किया जा सकता है, पता चल जाता है, पर इस तरह के जो स्कैम्स होते हैं, उनके इन्फॉर्मेशन अभी हमारा डेटाबेस उसके लिए इक्विप्ड नहीं है। हुँ। मैम लेकिन इस तरह के जो स्कैम्स होते हैं हमने देखा है कि कई बार लोगों को परेशानियां होती हैं, कई बार चीज़ें लगातार बदलती जाती है और लोग काफ़ी डर भी जाते हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या इन मामलों में जो कार्रवाई है वो साइबर जो पुलिस स्टेशन है वहीं हो जाता है या फिर मामले कोर्ट कचहरी में भी जाते हैं? सो पुलिस स्टेशन तो हमने जैसे बात की थी वो एफआईआर और हम्म, कंप्लेन वाले में, पुलिस स्टेशन तो एक स्टार्टिंग पॉइंट ही है टेक्निकली आपका। हम्म, वो तो शुरुआत की जाती है, मामला जो भी जाएगा पुलिस स्टेशन से वो कोर्ट में ही जाना होता है। भले ही अगर आपकी एफआईआर में या फिर कंप्लेंट में अ, उसको सब्जेक्ट उसको उनको कोई प्रूफ नहीं मिलता है और उनको लगता है कि इसमें एक्चुअली में कोई तत्व नहीं है, तभी वो कोर्ट में नहीं जाती हैं। हम्म, सो इसलिए मोस्ट इन चीज़ों को प्रोसिक्यूट करके फाइनली कोर्ट में लिया जाता है। आप देखेंगे कई सारे बड़े हाई प्रोफाइल स्कैम्स भी चल रहे हैं, जिनका आजकल बड़े सारे हम्म, बॉम्बे में एक मीरा रोड करके बहुत बड़ा स्कैम हुआ हम्म, था। ऐसे करके उनका जो भी है वो आज की डेट में कोर्ट कचहरी में मामले चल रहे हैं। बट हाँ, अगर छोटा अमाउंट होता है तो यूजुअली अगर जैसे पैसे वापस कर दिए जाते हैं तो जहाँ तक आप एज़ अ विक्टिम कंसर्न्ड हो, आपके लिए मैटर खत्म हो गया। आपको उसमें आगे जाके गवाही देने के लिए या कुछ ऐसे नहीं बुलाया जाएगा। तो इसके लिए रिपोर्टिंग करिए, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए इस वक़्त। इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिलेगी, तभी जाके हम लोग इस इविल के खिलाफ अपना एक प्रॉपर रिस्पॉन्स बना पाएँगे, क्योंकि अभी कैसे इसे टैकल करना है, इसका अभी हमें जब तक उसकी साइज़, शेप उसका हमें उसका साइज़ ही नहीं पता है, तो उसको टैकल करना काफ़ी मुश्किल है। पैसे वापस मिलेंगे जो आपसे ठगी की गई है? अगर आप लकी हो तो मिल सकते हैं। बट हाँ, ये जनरली जहाँ तक है, अगर आपको जल्दी से जल्दी आप जिस सिचुएशन को इसे कहते हैं हुँ, गोल्डन आवर इसमें भी माना जाता है। तो जितना जल्दी हो सके 1 दिन के बाद अगर आप जाओगे तो पैसे मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है आपके लिए। डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि हुँ, ये लोग भी जो ऑनलाइन स्कैम करते हैं, इन एक तो ये ऑनलाइन स्कैम में ये प्रॉब्लम होता है कि आप कहाँ से वो आ रहा है। अगर वीपीएन यूज़ किया जा रहा है, आईपी आपकी हुँ, उसमें मास्क है, आपने कोई और सर्विस यूज़ की है और हुँ, पैसे भी एक अकाउंट में लेने की जगह वो अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर करते रहते हैं। सो पैसा एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जाएगा, तो वो उसको निकलने में बहुत जल्दी टाइम लग जाता है। इसलिए आप जितना जल्दी ले सकें, क्योंकि मैं अपने पर्सनल सिचुएशन बताती हूँ, मेरे अकाउंट से करीब 4000 तक निकाल लिए गए थे, वो मेरे को हुँ, वापस मिल गए। क्योंकि वो एक अनऑथराइज़्ड स्कैम माना गया था। मेरी हुँ, फ्रेंड जिसने वो ट्रांसफ़र किया था वो क्रेमेटोरियम वाले को, उनको वो पैसे हुँ, वापस अभी तक नहीं मिले, क्योंकि उनको
कंप्लेन करने में टाइम लग गया और उसमें कहा गया कि उन्होंने खुद ऑथराइज किया है आगे जाके। तो हालाँकि हुँ, उस पे केस चल रहा है, कुछ उन्हें थोड़ा अमाउंट वापस मिल चुका है पर तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके आप शिकायत करिए और जितना जल्दी कर पाएँगे अगर आप ये क्योंकि वो हेल्पलाइन का कॉन्सेप्ट ही ये है कि अगर उनके पास इन्फॉर्मेशन है, तो हुँ। उनका काम है कि आपके बैंक को कॉन्टैक्ट करके इमीडिएटली सारे पेमेंट्स को होल्ड पे डालें। तो अगर वो उनको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाए और वो टाइमली एक्शन लें, तो येस पैसे वापस मिल जाएँगे। तो मतलब यहाँ सीधे अगर आप फ्रॉड के शिकार हुए हैं, तो आप बैंक में ना जाकर वो जो हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ आपको कॉल करना होगा। बैंक और हेल्प अगर फ्रॉड है तो हाँ, जल्दी से जल्दी हेल्पलाइन तो नंबर फ़ोन करिए, पर मैं कह रही हूँ जैसे कई बार अगर आपका पैसा बैंक से आपको निकलता हुआ दिख रहा है, हुँ, छोटे-छोटे अमाउंट में जा रहा है, तब इमीडिएटली तब आपको अपने बैंक को भी करना पड़ेगा ताकि आपका बैंक उन पेमेंट्स को जाने से पहले ही रोक सके। जैसे अगर बिल्कुल। आप अपना कार्ड आपको लग रहा है कि आपके कार्ड को चार्ज किया जा रहा है, जैसे हुँ, मेरे केस में मेरे को मैसेज आ रहा था कि मेरे डेबिट कार्ड पे ये चार्ज लग रहा है। हुँ, तो क्योंकि मेरे डेबिट कार्ड पे आ रहा था इसलिए मैंने कार्ड कैंसल कर दिया। अगर अकाउंट से आपके पैसे निकाले जा रहे हैं तो हो सकता है आपके पास अकाउंट की एक्सेस ही ना हो। तब हुँ, उस टाइम में आपको शायद अपने बैंक को ये फ़ोन करके बताना पड़ेगा कि अगर इस टाइम कोई भी ऑथराइज़ेशन दे रहा है तो वो मैं नहीं हूँ, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको साइबर सेल पे भी जितना जल्दी हो सके फ़ोन हुँ, करिए। चाहे तो बिल्कुल। 2 एक को बोलिए साइबर सेल को फ़ोन करिए, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन से आप बैंक को फ़ोन करिए, पर इसमें जल्दी से जल्दी रिपोर्टिंग ज़रूरी है। मैम हम तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, लगातार डिजिटल इंडिया की बात हो रही है। लगातार तकनीक को और कैसे प्रोत्साहित किया जा सके, उसको लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस तरह की धोखाधड़ी से निपटना इतना कठिन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी आज हुँ, उस लेवल पे पहुँच गई है जो कि हमने 10-15 साल पहले सोचा भी नहीं था कि आप अपने फ़ोन से एक स्कैन करके पेमेंट कर हुँ, दोगे। ये एक तो पहले फ़ोन, ऊपर से स्कैनर, यूपीआई जैसे जितनी नई-नई टेक्नोलॉजी लगती जाती हैं, उतने ही नए-नए स्कैम्स डेवलप होते रहते हैं। हालाँकि हमारे पेरेंट्स जब हम छोटे थे, जब इंटरनेट शुरू-शुरू में आया था, हमें बोला जाता था कि इंटरनेट पे बहुत ध्यान से सब तरह के वहाँ पे लोग हैं, बहुत हुँ। और आजकल के देखेंगे हमारे पेरेंट्स ही सबसे ज़्यादा इन स्कैम्स के लिए फ़ॉल होते हैं। वो ही उन्हीं को फ़ोन आता है कि आपका बिल ड्यू है, आपको ये पेमेंट करना है। हुँ, तो जितना हमारा क्योंकि आपका अलग-अलग एवेन्यूज़ खुलते जाते हैं, नए-नए क्षेत्र आ जाते हैं जिसमें आप जब डेबिट कार्ड बनेगा तो डेबिट कार्ड स्कैम बनेगा, जब यूपीआई बनेगा तो यूपीआई स्कैम बनेगा। तो इसके लिए सतर्क रहें, अपना सावधान रहें, उसी में आपका बेसिकली वो आपको ही अपनी सुरक्षा अपने हाथ पे है टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज़ एग्ज़ैक्टली ये क्या है अपने घर पे तो आप किसी को रोक सकते हो, अपना दरवाज़ा आप लॉक लगा सकते हो, सिक्योरिटी गार्ड लगा सकते हो। बट अगर किसी ने आपके फ़ोन को हैक किया है या आपके लैपटॉप को हैक किया है, तो हुँ, जब तक कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हो, आपको वो उससे डील करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। बिल्कुल। और जो नियम कानून बताए जाते हैं कि इन ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसमें बड़ी बातें क्या हैं मैम, जो आप बताना चाहें लोगों को? बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें कुछ चीज़ें तो 100% आपको बहुत ध्यान रखना है कि हुँ, एक कभी भी कोई फ़ोन करके आपसे कहे कि आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा। हुँ, अनलेस कि अगर आपका सीए आपका लिए आपका रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं और आपका नोन आदमी है जिसको आपको आधार एक्सेस करना हुँ, है, आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनको मे बी असाइड बट अगर कभी कोई आपसे कहे कि आपके मैं फलाना बैंक से बात कर रहा हूँ, आपका अकाउंट फ्रीज़ हो गया, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी शेयर करिए। कभी किसी अनजान व्यक्ति को ना अपना ओटीपी देना है, ना अपना पासवर्ड देना है, ना अपनी हुँ, कोई भी संवेदनशील इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी कि कोई भी आपकी आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, हुँ, आपका पता, आपका एड्रेस क्योंकि अगर आपने देखा हो, ईमेल और अकाउंट्स में जो हमारे रिकवरी क्वेश्चन्स होते हैं, वो यही होते हैं कि आपका पहला स्कूल क्या था, आपकी मदर का मेडन नेम क्या है, तो ये वाली इन्फॉर्मेशन भी किसी को कभी अनजान व्यक्ति को तो देनी ही नहीं है। और पासवर्ड अपना अकाउंट वाला ये कभी इन्फॉर्मेशन आगे पास नहीं करनी है। अगर कभी कोई आपको बैंक से फ़ोन आए या फिर एटीएम वाले से फ़ोन आए कि आपका ये ऐसा-ऐसा मामला है, आपके पैसे अटके हुए हैं, आपका अकाउंट नंबर बताएँ। जैसे ही अगर बैंक वाले आपसे बैंक इन्फॉर्मेशन माँग रहे हैं, तो वो एक ऑटोमैटिकली एक रेड फ्लैग होना चाहिए कि अगर आपके पास उनके पास आपका इतना इन्फॉर्मेशन है, तो उनके पास आपका अकाउंट नंबर भी होगा, आपका हुँ, डेबिट कार्ड नंबर भी होगा। तो कभी फ़ोन पे इन्फॉर्मेशन ना दें, अगर वो कहें तो उनसे बोलिए कि आप मेरे को एक ईमेल डालिए और ईमेल में हमेशा
ईमेल आईडी चेक करिए कि किस ईमेल आईडी से आ रही हैं। कई बार ईमेल आईडी जिससे ये स्कैम वाले इंफॉर्मेशन आती है, उसमें आपका ये ईमेल आईडी में थोड़ा अलग सा वो अटपटा सा उसमें वर्ड होगा, उसमें कहीं न कहीं हुँ, वो प्रॉपर नहीं लगेगा। उस ईमेल आईडी को वेरीफाई करिए कि ये ईमेल कहाँ से आया है, ये एक्चुअली में लेजिटिमेट है कि नहीं है। दूसरा, कभी भी अगर आपके पास मैसेज आता है या ईमेल आती है जिसमें एक लिंक हो के आप क्लिक दिस लिंक टू विन अ प्राइज़ और क्लिक दिस हुँ, लिंक टू विन अ फ्री आईफ़ोन या फिर क्लिक दिस लिंक टू क्लेम प्राइज़, कभी लिंक क्लिक नहीं करना है, ना फ़ोन मैसेज पे, ना ईमेल में, क्योंकि एम्बेडेड लिंक्स अगेन चांसेस हैं कि वो हुँ, आपके या तो बेस्ट केस में वो रैन आपका थोड़ा-सा वो स्मॉल वायरस होगा, वर्स्ट केस में वो आपका अकाउंट को हैक किया जाएगा। बिल्कुल। और तीसरा कि बेसिकली कभी भी आप हमेशा अपना इन्फॉर्मेशन, अपने पासवर्ड्स को आप बदलते रहिए। अपने पासवर्ड्स को ऐसा नहीं कि बहुत ही पासवर्ड 1 2 3 वाला पासवर्ड नहीं डालना है हुँ, कभी। आप अपना एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड बनाइए और उनको साल में कम से कम 1 बार सारे पासवर्ड्स को चेंज करिए। मैम बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतनी सारी बातें की और हमारे दर्शकों को सचेत किया, उसके लिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।